क्या आप जानते हैं कि चर्चिल की तरह बोलने और लिंकन की तरह खड़े रहने का रहस्य क्या है? ये सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपको एक बेहतर लीडर और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना सकती है। आज हम बात करेंगे अद्भुत पुस्तक चर्चिल की तरह बोलो, लिंकन की तरह खड़े रहो की, जो आपको सिखाएगी कि प्रभावी बोलचाल और आत्मविश्वास कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कुछ खास है। चर्चिल की तरह बोलो, लिंकन की तरह बने रहें। पढ़ने से आप क्या सीखेंगे? स्मारक की शक्ति, शाही महल जैसा संचार प्रभाव को स्थापित करते हैं। आंकड़ों को आकर्षक बनाना, डेटा को आकर्षक से प्रस्तुत करने के लिए सुझाव दें। उपस्थिति के लिए प्रॉप्स, कैसे प्रॉप्स और स्टाइल आपकी सार्वजनिक छवि को प्रस्तुत करते हैं। चर्चिल की तरह बोलो, लिंकन की तरह बने रहें। इस पुस्तक की अधिक समीक्षाएं पढ़ें। चर्चिल की तरह बोलो, लिंकन की तरह बने रहें पुस्तक का सारांश हम व्यक्तित्व पंथ के युग में जी रहे हैं। ये बात से स्पष्ट है कि कैसे टाइम मैगजीन की स्पिन ऑफ पीपल जैसी पत्रिकाएं लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के कारण अपनी पूर्ववर्तियों से अधिक बिक्री करती हैं। हॉलीवुड में भी इस प्रवृत्ति को पहचाना जाता है। अक्सर दर्शकों को मशहूर अभिनेता इसकी इजाजत नहीं देते हैं। कभी कभी फिल्म के किरदारों की सराहना भी की जाती है। जो नेता खुद को अच्छे तरह से पेश कर सकते हैं, जेम्स सी ह्यूम्स के शब्दों में, पावर टॉक का उपयोग करते हुए वे अधिक सफल होते हैं। इसका एक उदाहरण विंस्टन चर्चिल हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की गरीबी को बढ़ाने के लिए अपने शक्तिशाली भाषणों का इस्तेमाल किया था। नाजी जर्मनी पर आक्रमण करने से वापस जा सका। पुस्तक चर्चिल की तरह बोलो, लिंकन की तरह रहो में 21 के प्रमुख कैसल पर प्रकाश डाला गया है, जो किसी के संचार कौशल को बढ़ा सकते हैं, उन्हें अधिक सांप्रदायिक और प्रभावशाली बना सकते हैं। ये सुझाव सरल संगत से लेकर नई बोलने की तकनीक सीखने तक हैं। उद्देश्य को अधिक प्रभावशाली उपस्थिति, उद्देश्य और प्रभाव देना है। एक पावर पॉज एक ऐसी तकनीक है जो आपके बोलने से पहले आपके रॉकेट में प्रत्याशा का जन्म होता है। इस पद्धति का प्रयोग बेनो जुआरेज और नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ऐतिहासिक लोगों द्वारा प्रभावशाली रूप में किया गया था, जो छोटे कद के होते थे और ऐसे मॉडल के बावजूद जो नुकसानदेह माने जा सकते थे, बोलने से पहले रुककर अपनी धार को मंत्रमुग्ध कर देते थे। जुआरेज ने अपनी मशाल से आंख मिलाते हुए अपनी पहली मूर्ति का अभ्यास किया था, जिससे एक मौन तनाव का जन्म हुआ था। इसी तरह नेपोलियन ने अपने सैनिकों को पहली बार निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिससे हर बीतते सेकंड के साथ उनकी नजरें बड़ी हो गईं। यदि आप किसी का परिचय दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं या किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो आप किसी का परिचय दे रहे हैं। मस्जिद के रूप में आप महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले रुककर आप यह आभास दे रहे हैं कि आप अपने उत्तर पर सोच समझकर विचार कर रहे हैं, जिससे आप अधिक बुद्धि और विचारशील लग सकते हैं। इसने मौन में आपके शब्दों में वजन शामिल किया गया है और एक वक्ता के रूप में आपके बारे में दस्तावेज की धारणा को शामिल किया गया है। जिस तरह से एक फ्रेम राफेल या रेमब्रांड जैसे कलाकारों की पेंटिंग को निखारा जाता है, उसी तरह एक पावर पोज आपके भाषण के लिए मंच तैयार किया जा सकता है, जिससे आपका पहला शब्द अधिक प्रभावशाली बन जाता है। अपना भाषण शुरू करने से पहले अपनी पिस्तौल से आंख मिलाने की कोशिश करें और अपने प्रारंभिक वाक्य को दांत से खुद से मिलाने की कोशिश करें। यह तैयारी आपके प्रारंभिक शब्दों के प्रभाव को काफी हद तक मजबूत कर सकती है, जिससे आपको कमरे पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसलिए अगली बार जब आप बिक्री के लिए कोई भाषण दे रहे हों या बातचीत के दौरान किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हों, तो एक विचार विमर्श लागू करने पर विचार करें। 2. पावर ओपनर। प्रभावशाली वक्ता अपनी बातचीत की शुरुआत एक मजबूत शुरुआत से करते हैं और संपत्ति या प्रशंसा के सामान्य भावों से बचते हैं। किसी भी भाषण के आरंभिक क्षण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि श्रोता वक्ता के बारे में सबसे अधिक ध्यान और जिज्ञासा होती है। इस समय का उपयोग करने के लिए खुशियों के लिए अपनी छड़ी को आकर्षित करना एक महत्वपूर्ण अवसर खो सकता है। इसके बजाय एक सम्मोहक व्यक्तिगत कहानी से शुरुआत की जा सकती है, जो दर्शकों को एनिमेशन या हास्य के रूप में प्रभावित कर सके। एक शक्तिशाली प्रभाव डाला जा सकता है कि समय के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भाषण की शुरुआत में तानाशाह फाउली की तरह चापलूसी करना संभव था। हालांकि उनके भाषण के बीच में सराहना करना, जिसे उन्होंने पेरेंटिकल प्रशंसा कहा है, अधिक वास्तविक माना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि जब हर कोई अपना भाषण
बोलना सम्मान की बात है से करता है तो ऐसे वाक्यांश रूढ़िबद्ध हो जाते हैं और अपना प्रभाव खो देते हैं, जिससे आपके किसी भी उपदेश के लिए आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अपने प्रारंभिक वाक्य को तैयार करने और उसे परिष्कृत करने में समय लगता है। इस पावर ओपनर को अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए और इसका अच्छी तरह से अभ्यास किया जाना चाहिए। एक राजवंशीय स्मारक के बाद इस शुरुआत को धीरे धीरे प्रदर्शित करें, अपने कलाकारों को तुरंत आकर्षित करें और अपने कलाकारों के लिए एक स्वर गतिशीलता सेट करें। 3 शक्ति उपकरण और सहायक वस्तुओं के महत्व को एफ स्टोरेज, चर्चिल, स्टालिन जैसे लोगों ने समझाया था, जिसमें से प्रत्येक ने सीता धारक, सिगार और पाइप जैसे विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग अपने युग के प्रतीक के रूप में किया था। चर्चिल विशेष रूप से अपनी शक्ति उपस्थिति के प्रति सचेत थे, जिसमें अक्सर नेवी ब्लू पिनस्ट्रैप सूट में देखा गया था, जिसमें सोने की घड़ी की चेन, ब्लू पोल का डॉट टुकड़ा और अन्य सहायक अभिलेख शामिल थे, जो उनकी आधिकारिक छवि को बढ़ाते थे। क्या उन्होंने रूजवेल्ट के साथ अपने कपड़े, सिगार और विजय चिन्ह जैसे प्रॉप्स का उपयोग अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व के विस्तार के रूप में किया? स्पष्ट है, एक व्यक्तिगत शैली अपनाएं जो आपकी उपस्थिति को बढ़ाए और आपको स्मारक बनाए रखें, ठीक वैसे ही जैसे महत्वपूर्ण अवसरों के लिए स्टार संदेश सूट की सुविधा। ऐसे चित्र और स्मारक चुनें जो आपकी पहचान को यादगार बनाएं और एक प्रतिष्ठित छाप छोड़ें। 4. पावर पॉइंट। किसी भी बातचीत या नायकों के लिए आपको सबसे पहले पावर पॉइंट की समीक्षा करनी होगी। यदि आप किसी निवेशक के साथ पोर्टफोलियो की बैठक में जा रहे हैं, बिक्री बातचीत कर रहे हैं या उत्पाद निर्माता दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वह मुख्य संदेश तैयार करना होगा जिसे आप अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। हेरोल्ड मैकमिलन, जो 1950 के दशक में ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ने विंस्टन चर्चिल से पूछा कि 1925 के हाउस ऑफ कॉमन्स में उनकी प्राथमिक प्रार्थना के बारे में वे क्या कहते हैं। चर्चिल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, हेरोल्ड, जब तुम रुके थे तो तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या देख रहे हो। जब तुम बोल रहे थे तब तुम्हें पता नहीं था कि तुम क्या कह रहे हो। और जब तुमने बात खत्म की तो तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या कहा है। इस आलोचना के माध्यम से चर्चिल ने इस बात पर जोर दिया कि उनके संदेश के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। चर्चिल उन प्रवचनों के प्रति तिरस्कारपूर्ण थे जो भटकावपूर्ण होते थे। वह एक महान वक्ता थे, इसलिए एक बार उनसे पूछा गया कि उन्हें विभिन्न भोजों में अन्य तारों को क्या पसंद है, जिसके उत्तर में उन्होंने कहा, बहुत सारे सार्वजनिक भाषण होते हैं और बहुत कम निजी विचार होते हैं। सबसे पहले रुकें रॉकेट और योजना जिस पावर पॉइंट पर आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, आपके संदेश का सार क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान दें। फिर आप उदाहरणों और केस स्टोरीज के साथ अपने पावर पॉइंट को मजबूत कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने पावर पॉइंट पर काम करें। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को टारल वस्तुएं पसंद नहीं थीं, किरा वह पुडिंग हो या प्रेजेंटेशन, और इसे रोकने का तरीका यह है कि इसे पहले से पका लिया जाए। बाद में भोजन में बहुत देर हो चुकी है। बहुसंख्यक बातचीत, प्रस्तुतिकरण और व्यावसायिक बातचीत में समस्या यह है कि भावी संचार अपनी टिप्पणी तैयार करने से पहले अपने मन में पावर पॉइंट की योजना नहीं बना रहा है। अपने अंतिम उद्देश्य को अपनी पहली प्राथमिकता बनाएं, फिर ध्यान करें, सूत्र रचना और उस पावर पॉइंट को खुद से बोलें। पावर ब्रीफ में क्या शामिल है? यह वैधानिक सिद्धांत पूरे भाषण के लिए स्वायत्त है। यह संवादी संचार न केवल स्मारक है, यह अस्थायी है। सुंदरता न केवल स्मार्ट है, यह अस्थायी है। यह सिद्धांत सत्य है कि आप पोडियम के पीछे से प्रस्तुति कर रहे हों या बोर्डरूम टेबल के चारों ओर बैठे हों। यह विचार कम ही अधिक है। एक कहावत है जिसे वास्तुकला और फैशन के साथ जोड़ा गया है। यह एक मौखिक तकनीक है जिसका उपयोग राष्ट्रपति और प्रचारक दोनों ही शब्दों के साथ पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए करते हैं। वह पैसा खर्च करने से भी अपमान करते थे कि क्रेट ही राष्ट्रपति कूलिज के शब्दों को तोड़ने से भी अपमान करते थे। एक बार जब राष्ट्रपति चर्च गए तो एक पत्रकार ने कूलिज से यह बातचीत की, श्रीमान राष्ट्रपति जी, उपदेश किस बारे में थे? पापा, कूलिज ने उत्तर दिया। उसने इसके बारे में क्या कहा? वह इसके विरुद्ध थे। एक अन्य घटना कूलिज की झलक की शक्ति को दर्शाती है। एक बार व्हाइट हाउस में एक महिला ने कहा, श्रीमान राष्ट्रपति, मैं अपने पति से शर्त लगाती हूं कि मैं आपसे 2 शब्द और कहलवा सकती हूं।
आप हार गए, कूलिज का जवाब था, तानाशाही से चमत्कार। प्रभावशाली नेतृत्व में बार बार आपके डायरेक्शन को झटका देना शामिल होता है। यदि वे 20 से 30 मिनट तक चलने वाले भाषण के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो उन्हें 5वें मिनट के आदर्श वाक्य से आश्चर्यचकित करें। इस दृष्टिकोण को आप पावर ब्रीफ एनालिटी को देखें। वैयक्तिकता विस्तार से बेहतर है। प्रभावी होना शब्द आडंबर से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसके अलावा अलौकिकता यादगार है। चर्चिल के सबसे ज्यादा बार सुनाए जाने वाले भाषण पर गौर करें। यह उनका आदर्श भाषण है जो 1 मिनट से भी कम समय का है, जो वे 1941 में हैरो स्कूल में वापसी के दौरान दिए थे, जहां उनके पास एक ऐसे छात्र की उपलब्धियां थीं जो बहुत अच्छी नहीं थीं। कई बार खूबसूरती में ही सब कुछ कहा जाता है। उदाहरण के लिए लंदन के दूसरे क्लब में नए सदस्यों को एक टोपी से मैड्रिड के रूप में चुना गया विषय एक आतिशबाजी दीक्षांत समारोह पर दिया गया है। जब चर्चिल को दीक्षा देने का समय आया तो राष्ट्रपति ने हाथ में टोपी डाली और एक कार्ड पर जिस पर एक ही शब्द लिखा था, सेक्स। चर्चिल ने कार्ड को देखा और नेपटुले स्वर में कहा, सेक्स विराम, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। फिर चर्चिल बैठे। विज्ञापन का एक और बेहतरीन उदाहरण सबसे प्रभावशाली पुरालेख पुस्तिका में से एक है, जो अक्सर एक पूरा होता है जबकि ठीक बीच में एक सा वाक्य छोटा होता है। यह स्थान का पूरा उपयोग नहीं है जो ध्यान आकर्षित करता है, बल्कि न्यूनतम स्थान का नामित उपयोग के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसलिए तीक्ष्ण बुद्धि और स्थिरांक। 6 पावर कोट, जिसका लोग ने कभी उल्लेख नहीं किया, बदले में उसका उल्लेख कभी नहीं किया गया। बेंजामिन डिज़ाराइली। पहला नियम, उद्धरण के साथ सहज रहें। पावर कोट में पहला नियम है, किसी ऐसे लेखक का उल्लेख न करें जिससे आप परिचित न हों या जिसका उल्लेख किया जाए उसमें आपको मजबूत महसूस हो। दूसरे नियम, प्रमुख और सारगर्भित। दूसरे नियम, जो मैं सामान्य नियम कहता हूं, यह है, नाम उपयुक्त होना चाहिए और उत्कृष्टता होना चाहिए। जेम्स मैरिस ने एक बार फिलाडेल्फिया शहर के हाई स्कूल के बच्चों से बात करते हुए मेगा सेलिब्रिटी बॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का एक पूरा स्टॉल घोषित किया था। जॉर्डन के उद्धरण के पहले मिनट के बाद स्टैंडर्ड ने हाई स्कूल के बच्चों का ध्यान खो दिया, भले ही उसने अपने सबसे बड़े नायक को बुलाया था। सामान्य नियम में एक अपवाद मौजूद है। यदि आप किसी अज्ञात व्यक्ति का उद्धरण तैयार करके मंच पर पेश करते हैं तो यह प्रभावशाली हो सकता है। दूसरी ओर, यहां एक भव्य और सार्थक समानता है। अच्छा संचार एक नेता और प्रबंधक के बीच अंतर को दर्शाता है। यह उद्धरण डॉ. रिचर्ड एसएनबीस का है, जो दक्षिणी कोलोराडो विश्वविद्यालय में प्रबंधन के प्रोफेसर हैं। लेकिन डॉ. एसएनबीस के बारे में क्या सुना है? अगर यही उद्धरण बिल गेट्स को दिया जाता है तो यह न केवल सारगर्भित होता है बल्कि प्रमुख भी होता है। उद्धरण को एक भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत करें। 1901 में चाउवेलिस सालर रूजवेल्ट ने अपनी विदेश नीति के लिए एक थीम की घोषणा की थी कि जो राष्ट्र विश्व शक्ति के रूप में नई स्थिति में था। अपने रिकॉर्ड के सामने शेयर करते हुए ट्रायल ने अपने भाषण के बीच में रुककर अपने वास्कट से एक लिफाफा आउटस्टैंड और फिर अपने पिंस नेज प्लेयर्स को अपनी जगह पर रखा। उन्होंने लिफाफे पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी ऊंची कर्कश आवाजों में कहा गया, एक पुरानी अफसोस की कहावत है, दारा बोलो और बड़ी डांसा। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि एक तस्वीर की तरह फ्रेम किया गया था और सभी को उसके सामने टांग दिया गया था। उनका एक उद्धरण दिया गया जिसे आज भी याद किया जाता है और एक सदी बाद थियोडोर रूजवेल्ट को श्रेय दिया जाता है। भाषण एक सिद्धांत है, इसलिए एक उपयुक्त उत्कृष्ट खोजकर्ता और उसे प्रॉप्स के साथ फ्रेम में सजा। क्रॉस कोर्ट मैनशिप अपने विचारों के समर्थन में किसी के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अधिक से अधिक मंदी का हवाला देने का क्या हो सकता है? क्रॉस कोर्ट की मूर्तियां हैं। 1960 के राष्ट्रपति अभियान में जेम्स मैरिस ने रिपब्लिकन अभियान का समर्थन करने के लिए सीनेटर कैनेडी की आलोचना करते हुए एलेनोर रूजवेल्ट, डीन एचेसन और हैरी ट्रूमैन जैसे डेमोक्रेट्स के उद्धरण एकत्र किए। जोरदार के लिए अपने उद्धरण को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करें और उस पर जोर दें ताकि वह एक शक्तिशाली नामांकन बन सके। उद्धरणों में शक्ति हो सकती है। एक वक्ता जो एक ही लय और एक ही स्वर में बोलता रहता है, उसे अपने ग्लूकोज की रुचि कम हो गई है, लेकिन भाषण के बीच में एक अनोखा बेसबॉल पिचर की गति बदल जाती है। एक स्मारक का ध्यान आकर्षित करता है, यह उन्हें जागता है, यह उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन याद रखें,
एक भाषण में केवल एक उद्धरण का उपयोग करें और इसे नाटकीय रूप में पढ़ें। इसे मंच पर प्रस्तुत करें, इसका प्रदर्शन करें। अपने उद्धरण में शक्ति दी। सारथी उद्धरण। सारथी उद्धरणों का संग्रह पूरक करने की आदत। यह अभ्यास आपके प्रवचनों या प्रस्तुतियों को महत्वपूर्ण रूप से बेहतर बना सकता है। अपनी अगली सगाई से पहले अपने संग्रह में से एक उद्धरण चुनें जो न केवल आपके डेटा को समेकित करता है बल्कि आपके मुख्य बिंदुओं पर भी जोर देता है। इस चुने गए अलॉटमेंट को 3-5-5 कार्ड पर प्रिंट करके तैयार करें। फिर इसे एक बिजनेस कार्ड के आकार में छोटा करें और स्थायीकरण के लिए इसे लेमिनेट करें। जब आपके सरदारों में सही समय हो तो उसे अपने बटुए या पर्स से निकाल लें। अपने उद्धरण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए इसे पढ़ने के लिए एक विशिष्ट सहायक वस्तु पर विचार करें। उदाहरण के लिए, यदि आप आमतौर पर पढ़ने के लिए चश्मा नहीं लगाते हैं तो मेरी नकल करें। अपने लैपल पॉकेट से गोल लेंस वाले काले रिम वाले चश्मे की एक जोड़ी जो विंस्टन चर्चिल टूटे हुए थे, अभी तक मेरे पास स्टॉक हैं। अपने उद्धरण को सुनने से पहले इन नमूनों को चित्रित करने से यह एक स्मारक कोड पावर में बदल सकता है जो आपके दर्शकों पर एक स्थायी छाप छोड़ सकता है। 7. पावर स्टेट। जब आप किसी कार्ड या नोट से पिछले साल 1,23,411 नए ग्राहक जैसे दस्तावेज कहते हैं तो आप मूल रूप से प्राप्त करने के लिए उस दस्तावेज के दस्तावेज कहते हैं। लेकिन जब आप इस तरह का साइंटिस्ट कहते हैं, इसका मतलब है कि हमने एक साल में अपनी सेल कर दी है। तो आपको लंबे समय तक याद रखना, उचित स्टॉक बनाए रखना है। सूची में एक संख्या अंकित है जिसे आपके श्रोता की स्मृति में अंकित करना सबसे कठिन अमूर्तता है। चैलेंज के लिए चैलेंज फिल्म को इस तरह से पेश करना है कि श्रोता इसे समझें। एक बेहतरीन उदाहरण चांद तक और वापस 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका का घाटा $1 तक बढ़ गया था। पहली बार अमेरिका का घाटा 10 पॉइंट तक पहुंचा था। हालांकि यह खगोलीय आंकड़ा अमेरिकियों के लिए केवल एक अवलोकन था, एक ऐसा आंकड़ा जिसे इंद्रियों ने आकर्षित नहीं किया था, एक संख्या जो सबूत करने और पता लगाने के लिए बहुत बड़ी थी। इजनहावर अरबों डॉलर की ऐसी स्पष्ट तस्वीरों की तलाश में थे जो अमेरिकियों को प्रभावित कर सके। उन्होंने लेखक केविन मैककेन से कहा, यदि आप $1 अरब उधार लेते हैं और प्रत्येक डॉलर को एक के बाद एक खाते में डालते हैं तो वह क्या करेगा? मैककेन ने वाणिज्य विभाग को बुलाया और उनके स्टूडियो विड को माप पर काम करने के लिए दिया। कुछ हफ्ते बाद एक भाषण में आइजनहावर ने कहा, $1 अरब के लालच को दिखाने के लिए कल्पना करें कि $1 अरब के सभी पैसों को एक के बाद एक करके रख दिया जाए। यह चांद पर जाने और वापस आने से भी कहीं ज्यादा होगा। भरोसा करें या याद रखें, किसी बात को साबित करने के लिए, अपने भाषण के समय को खाली करने के लिए, अपने भाषण के समय को साबित करने के लिए, या ऐसी यादगार बात को जो कम से कम अगले हफ्ते तक अपने ऑर्केस्ट्रा के मन में बना रहे हों। मूल रूप से एक आंकड़े का मूल्यांकन उसी तरह से किया जाता है जैसे आप एक पावर कोड का उदाहरण देते हैं। 3x5 का कार्ड, अपना चश्मा स्कैनर और उसे पढ़ें। 3R किसी भी तरह से मास्टर या बातचीत के लिए आपके लिए यह समझदारी जरूरी है कि आप उन 3R का पालन करें जिनमें मैं गारंटी के लिए आता हूं: घटाना, पूर्ण बनाना और झुकाव। अपने आंकड़े सबसे पहले कम करें। आपके द्वारा बताए गए आंकड़ों की संख्या कम करें। सर्वेक्षकों से पता चला है कि एक आंकड़ा ऐसा होता है जिसे बिना कलम और नोटपैड के कोई भी लेखक सबसे अधिक समझ सकता है। एक ही बात को साबित करने के लिए 2 आंकड़े देने के बजाय सिगार पिक्चर्स के बारे में विंस्टन चर्चिल की सलाह का पालन करें। सबसे मजबूत और सबसे महान को चुनें। 2 आंकड़ों का मिश्रण और मिश्रण में डाल दिया जाता है। जब आप दूसरे का उल्लेख करते हैं तो पहले आंकड़े का प्रभाव उजागर और नकारात्मक होता है। अपने दस्तावेज पूर्ण करें। दूसरा, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आंकड़ों को पूरा करें। 5 जुलाई 2000 को लंदन टाइम्स में ये 2 पंक्तियां शामिल थीं। ब्रिटिश प्रतिदिन 38,000 मोबाइल फोन खरीद रहे हैं। वर्ष के अंत तक बच्चों और पेंशन भोगियों सहित 10 में से 6 ब्रिटिश लोगों के पास अपना खुद का मोबाइल फोन होगा। यदि लेख को एक व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो 10 में 6 को प्रतिदिन कितने फोन मिलते हैं? यह आंकड़े हर जगह से बेहतर याद रखे जाते हैं। 21.2% लोगों ने
डिकैफिन में वर्णित कॉफी में शामिल हैं के बजाय 5 में से 1 कहा। हम 4 में से 3, 5 में से 4 या 10 में 7 आसानी से याद रख सकते हैं। हम पहले 10 अंक से जुड़े अंशों को भी आसानी से याद रख सकते हैं। हम आधा, 1 सिद्धांत, 2 सिद्धांत, 1 चतुर्थांश, 2 पंचवां आदि आसानी से समझ सकते हैं। अपने दस्तावेजों को अपने दस्तावेजों से तीसरा आर कहें। कभी कभी आपको बस अपने न्यूयॉर्क टाइम्स के पंचांग को देखने की जरूरत होती है। राल्फ नादर ने शायद ऐसा ही किया होगा जब उन्होंने व्यवसाय के खिलाफ रैली निकाली थी। उन्होंने कहा था कि मोजाम्बिक के पूरे देश में 20 मिलियन लोग हैं और 15 लेडीज जेपीएन हैं, जबकि मॉर्गन स्टैनली के पास करीब 20 लाख लोग हैं। मिलियन के बजाय 200 शेयरधारक हैं। अरबों की बात करते हुए जेम्स मैरिस ने एक कहानी का उल्लेख किया जो उन्होंने स्टील के दिग्गज एंड्रयू कार्नेगी के बारे में कहा था। एक आदमी उनके पास आया और बोला, मिस्टर कार्नेगी, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। क्या आप नहीं जानते? सोचिए, क्या आपको भी इसका कुछ हिस्सा बांटना चाहिए? हाँ, कार्नेगी ने कहा, जिससे वह अभिनेता बन गया। इसके बाद कार्नेगी ने अपने पुरुष सचिव को एक नोट भेजा जो कुछ ही देर में फोन करने वाले 30 के सेंट रिज का चेक लेकर आया। यह संख्या कार्नेगी की करोड़ों की संपत्ति को दुनिया की जनसंख्या से विभाजित करके दर्ज की गई थी। अज्ञात से तुलना करें, पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने 1998 में फिलाडेल्फिया में यूनियन लीग का खुलासा किया था। मैंने उन्हें बाल्कन के अशांत क्षेत्र कोसारो के बारे में यह कहा था। कोसारो लगभग 5000 वर्ग मील का है, दूसरे शब्दों में कनेक्टिकट के आकार का। 5000 वर्ग मील क्षेत्र के लिए किसी भी श्रोता के लिए खंड और खंड कठिन है, लेकिन किसान के श्रोता कनेक्टिकट के आकार की कल्पना आसानी से की जा सकती है। एक और उदाहरण है जब डिप्टी गोर ने गवर्नर बुश को अपने कर प्रस्ताव पर, भले ही उन्होंने बेहद गलत आंकड़े दिए हों, इस पंक्ति के साथ आड़े हाथ ले लिए। इस कर कटौती से आपको क्या मिलेगा? कोका कोला की एक कैनेकिसियंसिस के लिए एक कार्यशील परिवार। यहां तक कि उन्हें झटका भी दिया जा सकता है अगर सही तुलना की जाए। उदाहरण के लिए, अमेरिकन नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक में एक वक्ता ने कहा, प्रभु की प्रार्थना में 66 शब्द हैं, 10 आज्ञाओं में 179 शब्द हैं, गिट्सबर्ग प्रार्थना में 282 शब्द हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी सरकार में सिक्कों की बिक्री के बारे में क्या कहा गया है? 26,911 शब्द। अर्थहीन दस्तावेज का उपयोग न करें। आज के फिल्मांकन के सामने एक समस्या यह है कि जब वे आंकड़ों को प्रमाण के रूप में पेश करते हैं तो दर्शकों की ओर से उन्हें संदेह का सामना करना पड़ता है। कई ताले का फैले है कि पुरानी कहावत अंकड़े झूठे ताले हैं और पुतले लोग आंकड़े हैं में कुछ सच्चाई है। इसलिए यदि कोई आपको दोषपूर्ण रूप से चित्रित के साथ चुनौती देता है तो यहाँ एक चित्रफुल का किस्सा है जिसे आप साझा कर सकते हैं। मैंने अपने दादाजी से, जो हाल ही में 80 वर्ष के हैं, कहा, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले प्रत्येक पुरुष के लिए 7 महिलाएं हैं? इस पर मेरे दादाजी ने चुटकी लेते हुए कहा, मेरे बेटों, यह अब तक का सबसे निरर्थक चरित्र है जो मैंने देखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कई अर्थ आंकड़े हैं, लेकिन कुछ संख्याएं उल्लेखनीय हैं। कुछ दस्तावेज आपकी बात को और भी बल दे सकते हैं। सही आंकड़े ऐसी कहानी बता सकते हैं जिस पर आपका श्रोता विश्वास होगा और उसे याद दिलाएंगे। यह सब आपकी प्रस्तुति में है, इसलिए किसी भी आंकड़े को कम करें, राउंड करें और उसे संबंधित करें ताकि वह एक वास्तविक पावर स्टेट बन जाए। 8. बिजली कटौती स्लाइडों पर बहुत अधिक निर्भरता उन्हें एक सहायक उपकरण से कई अधिकारियों के लिए एक सहारा में बदल सकती है, जिससे सीधे बोलने में संलग्न होने की आवश्यकता कम हो जाती है। याद रखें, एक प्रस्तुति को आपके व्यक्तित्व और विचारों को आपकी आवाज और उपस्थिति के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए, न कि केवल स्क्रीन पर दृश्यों के माध्यम से। स्लाइड्स को अपने संदेश का पूरक बनने दें, वक्ता के रूप में आपकी भूमिका को प्रतिस्थापित न करें। असली चुनौती आपके दर्शकों के साथ सीधे बातचीत में है, कुछ ऐसा जो स्लाइड दोहरा नहीं सकती। इस सिद्धांत को अपनाएं कि जीभ आंखों से न देखी जा सकने वाली तस्वीरें बना सकती हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि मौखिक संचार महत्वपूर्ण है। दृश्य सहायताएं आपके भाषण को बढ़ाना चाहिए, न कि उसे दबाना चाहिए। यदि कोई दृश्य सहायता बहुत जटिल या आपके संदेश से ध्यान हटाता है तो बेहतर है कि इसे इस्तेमाल न किया जाए। प्रभावी दृश्य सरल, सहायक और स्वव्याख्यात्मक होते हैं,
जो आपके बोले गए शब्दों को प्रभावित किए बिना आपकी प्रस्तुति को समृद्ध बनाते हैं। स्लाइड भोजन नहीं, भूख बढ़ाने वाला स्लाइड एक बढ़िया भूख बढ़ाने वाला या मिठाई बन सकता है, लेकिन पूरा भोजन नहीं। दृश्य सहायताएं बोलने के लिए पूरक होनी चाहिए, न कि उसका विकल्प। प्रदर्शन को वक्ता से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए, नहीं संदेश से ध्यान हटाना चाहिए। एक आसान संक्षिप्त नाम स्लाइड्स जेम्स ह्यूम्स के क्या करें और क्या ना करें को संक्षेप में बताता है। नारा हर स्लाइड के नीचे कैप्शन को नारा, पंच लाइन या एक वाक्य वाला वाक्यांश बनाएं। पत्र न लिखें, बड़ा नारे के प्रिंट को बड़े अक्षरों में लिखें। चित्रण चित्र या वाक्य को अपने पास रखें। ग्राफ सरल और सुव्यवस्थित .nl बड़ा। दिशात्मक छड़ी या पॉइंटर का उपयोग न करें, यह बहुत विचलित करने वाला है। मिटाएं अगली तस्वीर पर जाने से पहले एक तस्वीर मिटाएं, अन्यथा यह आपकी बातचीत का ध्यान भटकाता है। यदि आपके पास एक श्रृंखला है, स्लाइडों के बीच में काले रंग की स्लाइडें रखें। भाषण स्लाइड कैप्शन की एक श्रृंखला से अपना भाषण न पढ़ें। आपके दर्शक इसे पढ़ सकते हैं। आप भाषण दे रहे हैं, स्लाइड के परिचय की एक श्रृंखला नहीं। चर्चिल और रीगन जैसे महान नेताओं ने स्लाइड का उपयोग नहीं किया, फिर भी वे इतिहास के सबसे शक्तिशाली वक्ताओं में से थे। स्लाइड को बैसाखी न बनने दें, नहीं तो आप पेशेवर रूप से अपंग हो जाएंगे। 9 पावर विट ध्यान दें। हालांकि इस अध्याय का शीर्षक पावर जोक्स नहीं है, इसके बजाय यह पावर विट है, क्योंकि विट बुद्धिमत्ता के साथ साथ हास्य का भी सुझाव देता है। चुटकुले न जोड़ें। चुटकुले और हास्य के बीच का अंतर एक अश्लील चित्र और एक अच्छी फिल्म में प्रेम दृश्य के बीच का अंतर है। अपने आप में कहा गया एक चुटकुला जो बाद के भाषण से बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं है, दर्शकों का अपमान करता है। फिर भी वक्ता अपने भाषणों को सामान्य सुविधाओं के साथ शुरू करते हैं, जिसके बाद एक घिसा पिटा चुटकुला होता है। अरस्तु ने एक बार लिखा था, हास्य का सार आश्चर्य है। अगर ऐसा है तो जब हर कोई इसकी उम्मीद कर रहा हो तो मजाकिया होने का प्रयास क्यों करें? इसके बजाय बातचीत के बीच में एक मनोरंजक कहानी को शामिल करें, जब यह निश्चित रूप से कुछ हद तक हास्यपूर्ण राहत प्रदान करेगा। जब आप एक बासी चुटकुला दोहराकर बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने दर्शकों से ठंडी प्रतिक्रिया का जोखिम उठाते हैं। सम्मान एक ऐसी चीज है जिसे एक कार्यकारी खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आप कुछ खो देंगे यदि आप एक ऐसा चुटकुला सुनाते हैं जो दूसरों ने पहले सुना है या उन्हें उतना मजेदार नहीं लगता जितना आपको लगता है। नेता अपने भाषणों की शुरुआत बासी चुटकुलों से नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने भाषणों को मजेदार किस्सों से मसालेदार बनाते हैं। हास्य के 3 आर: इसे यथार्थवादी बनाएं, इसे प्रासंगिक बनाएं और इसे न पढ़ें। कहानियों को यथार्थवादी और प्रासंगिक बनाएं। ऐसी कहानियां सुनाएं जो विश्वसनीय हों। उन चुटकुलों को न दोहराएं जो आपने टेक्सास बार में घोड़े के चलने या गोल्फ कोर्स पर जीसस और मूसा के बारे में सुने हैं। महान और प्रसिद्ध लोगों के बारे में किस्से सबसे अच्छे होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका किस्सा हंसी के झोंके नहीं लाता है, क्योंकि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में रंगीन अंतर्दृष्टि हमेशा मनोरंजक होती है। चर्चिल ने एक बार कहा था, किस्से कहानियां इतिहास के खिलौने हैं। चूंकि खिलौनों से खेलना मजेदार होता है, इसलिए अपनी प्रस्तुतियों को जीवंत बनाने के लिए कुछ किस्से कहानियों के साथ खेलने का प्रयास करें। एक किस्सा अपनाएं। भाषण हास्य प्रस्तुत करने का रहस्य इसे अपने अनुभव के हिस्से के रूप में बुनना है। अब्राहम लिंकन, बेंजामिन फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और रोनाल्ड रीगन सभी शानदार कथाकार थे, और उन्होंने अपनी कहानियों को अपने अनुभव का हिस्सा बनाया, भले ही वे दूसरे हाथ की हों। उदाहरण के लिए उन्हें हाथ पकड़कर अपनी कहानी में ले जाएं। मैं जिस शहर में पला बढ़ा हूं, वहां एक बूढ़ी औरत है, या एक वकील जिसे मैं जानता हूं, एक बार एक मुवक्किल आया था। जब आपको कोई ऐसी कहानी मिले जो आपके भाषण के उद्देश्य को फिट करती हो, उसे अपना लें। अब यह आपकी कहानी है, कुछ ऐसा जो आपके या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ है। इसे जोर से कहिए और फिर अपनी आंखें बंद करके इसे अपने शब्दों में कहिए। हास्य और काव्यात्मक लाइसेंस। सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर बताने की चिंता न करें। आप शपथ के अधीन नहीं हैं। हास्य लाइसेंस के साथ साथ काव्यात्मक लाइसेंस भी है। जेम्स ह्यूम्स के एक अन्य कार्यकारी ने इस किस्से में एक काल्पनिक सहपाठी का हवाला दिया। मुझे अपनी हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा याद है, जब डॉ
डेविडसन ने एक पारोशियल स्कूल से स्थानांतरित एंजेला डिमार्को से पूछा था, एंजेला, मानव शरीर रचना का कौन सा हिस्सा भावना या उत्तेजना की अवधि के दौरान अपने सामान्य आकार से लगभग 10 गुना बड़ा हो जाता है? मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, लड़की ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि वह शर्म से शिक्षक को देखने से बच रही थी। मिस डिमार्को, प्रोफेसर ने कहा, मेरे सवाल का जवाब देने से इनकार करने से 3 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, आपने कल रात का असाइनमेंट नहीं पढ़ा। दूसरी, आपका दिमाग गंदा है। और तीसरी, जब आप शादी करेंगी तो आपको बहुत बड़ी निराशा होगी। प्रोफेसर ने निष्कर्ष निकाला, मजेदार कहानी पढ़ने के बजाय सुनाएं। जब अपने भाषण के दौरान कोई हास्यपूर्ण किस्सा या कहानी साझा करते हैं तो इसे सीधे अपने नोट्स से पढ़ने के बजाय इसे अपने अनुभव के तौर पर सुनाना कहीं अधिक दिलचस्प होता है। एकमात्र समय जब आपको सीधे पढ़ने पर विचार करना चाहिए वह है जब कोई विशिष्ट लिखित आइटम जैसे कॉलेज स्वीकृति पत्र या अखबार का अंश आपकी कहानी के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है, जो इसके प्रभाव को बढ़ाता है। मजेदार कहानी को शब्दशः पढ़ने का प्रयास दर्शकों के सामने असफल हो सकता है। इससे बचने के ये संकेत आपको अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए अपने नोट्स पर एक नज़र डालने में मदद करेंगे, जिससे आप कहानी सुनाते समय अपने दर्शकों से नजरें मिला पाएंगे, जिससे वे जुड़े रहेंगे और उनसे जुड़े रहेंगे। हास्य के साथ समापन या शुरुआत। हास्यपूर्ण कहानी 2 मिनट की संक्षिप्त बातचीत शुरू करने का तरीका हो सकती है और बातचीत को समाप्त करने का एक प्रभावी तरीका भी हो सकता है। इसलिए चर्चिल की तरह बुद्धि का इस्तेमाल करें। रीगन की तरह एक कथाकार बने। अपने उपाख्यानों को यथार्थवादी और प्रासंगिक बनाएं और सुनिश्चित करें कि आप इसे याद करने या पढ़ने के बजाय अपने शब्दों में बताएं। यदि आवश्यक हो तो अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए अपने नोट्स पर जल्दी से नजर डालें। याद रखें कि हास्य का रहस्य, जैसा कि रीगन ने एक बार कहा था, ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ मनोरंजक भी होना है और इसके विपरीत। 10 शक्तिशाली दृष्टांत अमूर्तता के चित्र प्रदान करते हैं। मानवता एक और ऐसा ही अमूर्त विचार है। इसके लिए यीशु ने वर्णन किया कि कैसे एक सड़क के किनारे एक पीटा हुआ आदमी, जो कि हम जिसे बेघर कहेंगे, जैसा दिखता था, कई यहूदियों द्वारा पारित किया गया था। लेकिन फिर एक सामरी, एक यहूदी नहीं बल्कि एक अन्य जनजाति का व्यक्ति, उसे प्रशासित करने के लिए रुका। इस कहानी में मानवता को अच्छे सामरी में व्यक्त किया गया है, जो अब दूसरों की मदद करने वाले लोगों के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। दृष्टांत अमूर्त विचारों को चित्र प्रदान करते हैं। दृष्टांत की शक्ति राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में इस कहानी से अच्छी तरह से चित्रित की गई है, जो 1964 में फिर से चुनाव के लिए एक निश्चित हारने वाले की तरह दिख रहे थे। इस बीच जीतने के लिए लिंकन की सबसे अच्छी संपत्ति वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में उनका अनुभव था। लेकिन यह कहना कि मेरे पास अनुभव है काम नहीं करेगा। अनुभव एक अमूर्त शब्द है जो संपत्ति को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए किसी भी चित्र के बिना अप्रभावी है। इसलिए लिंकन ने अपने दर्शकों को इलिनॉइस के किसान की कहानी से खुश किया, जो नदी के बीच में घोड़े नहीं बदलता था। उस एक कहानी ने ग्रामीण अमेरिका को अपने पीछे लामबंद कर लिया और लिंकन चुनाव जीत गए। अवधारणाओं को ठोस में बदलें। चर्चिल ने अपने स्कैफोल्डिंग ऑफ रेटोरिक नोट्स में कहा था कि एक अमूर्त विचार एक कान से जाता है और दूसरे से निकल जाता है। यह तब तक खुद को स्थापित नहीं करता जब तक कि इसे एक चित्र या कहानी द्वारा पुष्ट न किया जाए। अवधारणाओं को ठोस में बदलें यदि आप चाहते हैं कि उन्हें समझा और याद रखा जाए। उपाख्यानों का शस्त्रागार जेम्स ह्यूम्स को दृष्टांत इतने मूल्यवान लगते हैं कि उन्होंने दर्जनों एकत्र किए हैं, जो लगभग किसी भी अवसर या विषय पर फिट होंगे। वह अकेले नहीं हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन भाषण देने वाले नहीं थे, लेकिन उनके पास उपाख्यानों का एक शस्त्रागार था जिसके साथ वे किसी भी बिंदु पर जोर देते थे। अपने स्वयं के अनुभवों पर गौर करें। हर किसी का जीवन कहानियों का भंडार है। जेम्स ह्यूम्स के साथ काम करने वाले एक कार्यकारी ने उन्हें बताया कि जिस परिवार से उसका भाई मिलने गया था, वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने में असफल रहा था और इस तरह उसे उन खतरनाक धाराओं के बारे में पता नहीं चला जो हमेशा दोपहर में आती थीं। एक अन्य सीईओ अपनी कंपनी के आंतरिक बिक्री बल से सही समय पर सही जगह पर होने के बारे में बात करना चाहते थे।
इसलिए जेम्स ह्यूम्स ने उनसे पूछा कि वह अपनी पत्नी से कैसे मिले। हैरान होकर उन्होंने पूछा, इसका ह्यूम्स से क्या लेना देना है? अरे, जेम्स ने जवाब दिया, यह सही समय पर सही जगह पर होने के बारे में है। अपनी बात को संप्रेषित करने के लिए एक केस स्टोरी, अपनी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए एक वास्तविक जीवन की कहानी बताने का प्रयास करें। यदि उदाहरण के लिए आप यह कहना चाहते हैं कि आपकी कंपनी को परिवर्तन का अनुमान लगाना चाहिए और उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तो आप पिछली शताब्दी के 2 विशाल 5 और 10 सेंट स्टोर्स वोलवर्थ से क्रेसगे की तुलना करके इस अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। इसीलिए एक ऐसी व्यावसायिक कहानी चुनें जो आपकी बात को पुष्ट करे। अपनी कंपनी की स्थिति के समानांतरों के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, व्यावसायिक अनुभाग, फॉर्च्यून या फोर्ब्स की पुरानी फाइलें देखें। फिर उनकी कहानी को अपनी मार्केटिंग, बिक्री या शोध समस्या के साथ फिट करें। दृष्टांत की शक्ति प्रेरक शक्ति है। 11, शक्ति का इशारा इशारे शब्दों से अधिक कहते हैं। एक इशारा आत्मा से एक संकेत हो सकता है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। वॉशिंगटन उनका सामना करने के लिए माउंट वर्नोन से आया। वह खलिहान में अपने सफेद घोड़े से उतरा। अधिकारियों के समूह के सामने खड़े होकर बूढ़े जनरल ने अपने लबादे से एक तैयार बयान निकाला। फिर उसने अपनी जेब से कुछ चश्मा निकाला और शुरू किया, माननीय सज्जनों, मुझे अपने चश्मे के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेरे देश की सेवा में मेरी आंखें बूढ़ी हो गई हैं। रोनाल्ड रीगन ने 1980 की बहस में राष्ट्रपति कार्टर को एकदम सही हाव भाव से हराया था। कार्टर द्वारा उन पर हमला किए जाने के बाद रीगन ने मुस्कुराते हुए अपना पेटेंटेड सिर हिलाया और कहा, तुम फिर से वही कर रहे हो। जेम्स ह्यूम नामक एक अन्य कार्यकारी ने एक बार कंपनी की बैठक की शुरुआत पिस्तौल की तरह अपनी उंगली को इंगित करके, निशाना लगाकर और 3 बार गोली चलाकर की। उन्होंने अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी को मारने के 3 तरीके बताए। कम लागत से उन्होंने ट्रिगर एक्शन में अपनी उंगली को घुमाया, बेहतर मार्केटिंग से उन्होंने इसे फिर से घुमाया, और एक नए विज्ञापन अभियान से, और उन्होंने एक बार फिर पिस्तौल की तरह अपनी तर्जनी को चमकाया। सही प्रदर्शन ढूंढना कभी कभी यह सही मुद्रा का प्रदर्शन करने से ज्यादा सही प्रदर्शन ढूंढने से जुड़ा होता है। एक महिला कार्यकारी एक व्यवसाय पर सरकारी विनियमन की लागत को नाटकीय रूप देना चाहती थी। एक व्यापार संघ की नाश्ते की बैठक में वह रबर बैंड से बंधे कागज की बड़ी शीटों के ढेर को टेबल के सामने ले गई। फिर उसने उन्हें अपने सामने टेबल पर जोर से गिरा दिया। कुछ देर रुकने के बाद उसने घोषणा की, ये संघीय रजिस्टर के सभी नियमों की प्रतियां हैं। उनमें से कुछ एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हमें उन सभी का पालन करना होगा। ये कर हैं न केवल हमारे पैसे के, बल्कि हमारे समय और कर्मियों के भी। 12, पावर रीडिंग। एडमंड बर्क ने भाषण को पढ़ने की कला में महारत हासिल कर ली थी, जबकि ऐसा नहीं लगता था कि वैसा कर रहे हैं। उन्होंने चर्चिल और रूजवेल्ट के साथ इस रहस्य को साझा किया। रहस्य? नीचे देखते हुए न बोलें। जब आप अपने श्रोताओं से बात कर रहे हों तो आपको उनकी ओर देखना चाहिए। एक व्यावसायिक कार्यकारी जो पाठ को पढ़ना जानता हो वह अत्यंत दुर्लभ है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जेम्स ह्यूम्स इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि कितने कम राजनेताओं ने इस कला में महारत हासिल करने के लिए समय निकाला है, खासकर तब जब अधिकांश राजनेताओं के पास 2 भाषण होते हैं। उनका मानक भाषण जिसे वे कंठस्थ जानते हैं, और दूसरा उनके लिए तैयार किया गया भाषण जिसे वे पढ़ते हैं। सबसे बड़े बैंकों, बीमा कंपनियों, दवा कंपनियों, तेल कंपनियों, एयरलाइनों और हवाई जहाज निर्माताओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने कॉरपोरेट दायित्व के दायरे के कारण अपने भाषण पढ़ने के लिए लगभग बाध्य हैं। हाउस काउंसिल को अपने सीईओ के बारे में बुरे सपने आते हैं कि वे कुछ बिना स्क्रिप्ट वाली टिप्पणी कर दें, जिसे पत्रकार उनकी असंवेदनशीलता और लालच दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या इससे भी बदतर, सीईओ से कोई दुर्भाग्यपूर्ण चूक हो सकती है जो $1 बिलियन के क्लास एक्शन सूट का समर्थन कर सकती है। ऐसी चूक या गलतियों से बचने के लिए कंपनियां अक्सर भाषण लेखकों की एक टीम रखती हैं जो तैयार टिप्पणियों का एक सेट लिखती हैं, जिसे फिर जनरल काउंसिल के कार्यालय में भेजा जाता है और फिर सार्वजनिक मामलों के उपाध्यक्ष द्वारा चलाया जाता है। जब व्यापारिक नेताओं के दोस्त और परिचित उसे तैयार उत्पाद को पढ़ते हुए सुनते हैं
तो वे हैरान हो जाते हैं कि यह कार्यकारी, जिसे वे निजी बातचीत में इतना मजबूत और प्रभावशाली पाते हैं, अपने सार्वजनिक प्रस्तुति में इतना लकड़ी जैसा है। देखें, रुकें, कहें तकनीक अप्रभावी पड़ने का समाधान चर्चिल जो रूजवेल्ट रीगन विधि को अपनाना है, जिसे ह्यूम्स देखें, रुको कहो तकनीक कहते हैं। नीचे देखें और उन शब्दों का एक काल्पनिक स्नैपशॉट लें जो आप देखते हैं। अपना सिर वापस ऊपर लाएं और रुकें। फिर कमरे के दूर छोर पर एक दीपक या अन्य वस्तु को देखते हुए, जैसे कि वह एक श्रोता हो जो आपने अभी अभी याद किया है, उसे कहें या बातचीत करें। फिर शब्दों के अगले हिस्से को देखने के लिए फिर से नीचे देखें। अपना सिर वापस ऊपर लाएं और रुकें और फिर बोलें। देखें, रुकें, कहें। विराम आपको अनंत काल की तरह लग सकता है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए यह एक माइक्रोसेकंड है। एक माइक्रोसेकंड जो वाक्य को विराम देता है, दर्शकों की प्रत्याशा बनाता है और श्रोता को समझने में मदद करता है। क्या विराम अभी भी श्रमसाध्य और अटपटा लगता है? क्या यह अभी भी आपको कृत्रिम रूप से अजीब लगता है? शायद आपको ऐसा लगता है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए आप विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या रोनाल्ड रीगन की तरह लग रहे होंगे। अजीब नहीं, बल्कि प्रामाणिक किसी को आपका वीडियो टेप करने के लिए कहें और फिर खुद को देखें। कॉरपोरेट अधिकारी जिन्हें ह्यूम्स कोच करते हैं, वे हमेशा खुद को स्क्रीन पर देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। जिस विराम को वे इतना अजीब समझते थे, वह उनके वितरण को उनकी बातचीत की शैली की तरह बनाता है। जब आप बिना रुके भाषण पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी और द्वारा आपके लिए लिखा गया भाषण पढ़ रहे हैं। जब आप रुकते हैं तो आप गंभीर लगते हैं, जैसे कि आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों के साथ आने की कोशिश कर रहे हों। याद रखें कि भाषण पढ़ने में विराम एक प्रमुख उपकरण है। यह न केवल आपको अपने पाठ को वाक्यांश दर वाक्यांश आंखों से फोटो खींचने में मदद करता है, बल्कि श्रोताओं को आपके शब्दों को बेहतर ढंग से पचाने में भी मदद करता है। 13. पावर पोएट्री भाषण को कविता में बदलें। चर्चिल का तर्क था कि एक लेख आंखों के लिए लिखा जाना चाहिए, लेकिन भाषण कान के लिए। चर्चिल पावर पोएट्री का रहस्य जानते थे। यदि भाषण गद्य है तो वाक्यांश दर वाक्यांश तकनीक इसे कविता में बदल सकती है। टाइपिंग के लिए सिद्धांत किसी भी भाषण के लिए, छोटा या लंबा, एक परिचय या चैम्बर ऑफ कॉमर्स टॉक, एक प्रेस घोषणा, एक इन हाउस पेप टॉक, अपना टाइप किया हुआ भाषण लें और इसे छोटे छोटे वाक्यांशों में विभाजित करें। उनके पाठ को टाइप करने के नियम। जब आप अल्प विराम पर पहुंचें तो लाइन को काट दें। यदि आपके विषय के बाद उसका विधेय है तो उन्हें अलग न करें। जब किसी पूर्व सर्ग के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है तो दोनों को अलग अलग न करें। कभी भी किसी लाइन को ए या दी से खत्म न करें। जब आप कोई पीरियड देखें तो उसे रोकना सुनिश्चित करें। लाइन स्पेसिंग आपके लिए पढ़ना और आपके श्रोता के लिए शब्दों को आत्मसात करना आसान बनाती है। लेआउट प्रमुख शब्दों और वाक्यांशों को आपकी नजरों में आने देता है। आपको टेक्स्ट से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। चर्चिल ने पुराने टाइप किए गए लेख लेआउट को कविता के करीब के प्रारूप में बदलने का यह रहस्य खोजा। जेम्स ह्यूम्स के छात्र उन्हें बताते हैं कि वाक्यांशों में बात करने का यह तरीका सबसे उपयोगी सलाह है जो उन्होंने उनकी लीडरशिप की भाषा की क्लास से ली है। इसलिए अपना प्रारूप चर्चिल के अनुसार बदलें। अपनी पंक्तियों को एक नेता की तरह लिखें और आप एक नेता की तरह लगेंगे। 14. पावर लाइन। जिस तरह से बिना होमोजिनाइज्ड दूध की बोतल में मलाई ऊपर की ओर उठती है, उसी तरह इन 5 तत्वों से बनी रेखाएं श्रोता के दिमाग में सबसे ऊपर रहती हैं। विपरीत विपरीत आकर्षित करते हैं विपरीत के लिए। चर्चिल के इस कथन पर ध्यान दें। यदि वर्तमान अतीत से झगड़ता है तो निश्चित रूप से भविष्य पहले ही खो चुका होगा। यदि आप अपनी खुद की पावर लाइन बनाना चाहते हैं तो विलोम शब्दों को जोड़कर देखें। वाक्य के पहले भाग के लिए एक शब्द लें और फिर दूसरे भाग के लिए उसका विपरीत शब्द लें। पिछली सदी में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बेहतरीन वक्ताओं में से एक ह्यूबर्ट हम्फ्री ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। आइए हम राज्यों के अधिकारों की छाया से निकलकर मानवाधिकारों की धूप में आगे बढ़ें। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1997 में वॉशिंगटन के विदाई संबोधन के लिए अपने मसौदे में इस कहावत के लिए इन विलोम शब्दों को जोड़ा। शांति सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा साधन युद्ध के लिए तैयार रहना है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उद्धरणों का एक बड़ा संग्रह तैयार किया था, जिसका उपयोग उन्होंने अपने पंचांग में मौसम और फसलों के पन्नों को जीवंत करने के लिए किया था।
कंट्रास्ट फ्रैंकलिन की एक पसंदीदा तकनीक थी। कंट्रास्ट का उपयोग करते हुए गरीब रिचर्ड कहावतों के कई उदाहरण यहां दिए गए हैं। आधा सच अक्सर एक बड़ा झूठ होता है। कभी भी अच्छा युद्ध या बुरी शांति नहीं थी। यदि आप किसी दुश्मन से अपना रहस्य छिपाना चाहते हैं तो इसे किसी दोस्त को ना बताएं। जो आप आज कर सकते हैं उसे कभी कल के लिए न छोड़ें। तुकबंदी प्रमुख चाल है मानवता, न कि वैधता हमारी मार्गदर्शक होनी चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने पुअर रिचर्ड कथनों के साथ अधिक स्पष्ट गायन गीत कविताओं को पसंद करते थे, जैसे कि एक सेब एक दिन डॉक्टर को दूर रखता है, छोटे स्ट्रोक महान ओक को गिराते हैं, या शायद उनका सबसे अधिक उद्धृत कहावत है, जल्दी सोना जल्दी उठना एक आदमी को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कांग्रेस के एक अधिनियम को वीटो करते समय भी कविता का उपयोग किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी, यह जरूरतमंदों के लिए नहीं बल्कि लालची के लिए राहत प्रदान करने वाला अधिनियम है। कैनेडी के एक भाषण लेखक टेड सोरेनसन ने ह्यूम्स को बताया कि उन्होंने अपनी मेज पर, जैसा कि चर्चिल ने किया था, एक तुकबंदी शब्दकोश रखा था। तुकबंदी करने वाले 9 छंद, एक एमी उद्देश्य दोष, दावा प्रसिद्ध नाम शर्म समान, खेल पुनः प्राप्ति, घोषणा ज्वाला। मैंने एक कार्यकारी को अपने बोर्ड से यह कहते सुना, हम तब तक वही कंपनी नहीं रह सकते जब तक कि हम उस बाजार को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते जो कभी हमारा था। 2 AIR सहन करना, देखभाल करना, हिम्मत करना, किराया, निष्पक्ष, साझा करना, जागरूक, कसम खाना, छीलना, घोषित करना, कहां, डराना, प्रार्थना, सावधान रहना। 3 ITE काटना, उद्धृत करना, लड़ाई, डर, ऊंचाई, प्रकाश, रात, सही, काफी, दृष्टि, लिखना, प्रसन्न, दूरदर्शिता, प्रज्वलित करना, आज रात 4 एकी दर्द, तोड़ना, नकली खातिर, हिलाना, दांव पर लगाना, लेना, बनाना, जागना, उपक्रम करना, गलती। 5 OW आटा, प्रवाह, दुश्मन, चमक, जाना, बढ़ना, जानना, कम, दिखाना, धीमा, फेंकना, पहले चाह। AI दिन, प्रार्थना करना, रहना, कहना, रास्ता, भुगतान करना, खेलना, दूर, भटकना, वे, सरणी, प्रदर्शन। 80 खाया, तारीख, भाग्य, महान, देर। AIN लाभ, दर्द, सादा, राज, दाग, खिंचाव, क्षीण होना, नस प्राप्त करना, बनाए रखना, फिर से हासिल करना, समझाना, रहना, बनाए रखना, प्रतिध्वनि प्रभाव, किसी शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति। कैनेडी की सबसे अधिक उद्धृत पंक्ति उनके उद्घाटन भाषण से यह है, यह मत पूछो कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछो कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की सबसे प्रसिद्ध पंक्ति भी उनके पहले उद्घाटन भाषण से आई थी, और इसमें भी प्रतिध्वनि प्रभाव की विशेषता है। एकमात्र चीज जिससे हमें डरना है वह है डर ही। विंस्टन चर्चिल की कुछ सबसे यादगार पंक्तियां प्रतिध्वनि तकनीक का उपयोग करती हैं। यहां उनमें से कुछ हैं। हम अपने आवाज को आकार देते हैं और बाद में हमारे आवाज हमें आकार देते हैं। सारा ज्ञान नया ज्ञान नहीं है, जीवन संवेदना है, संवेदना जीवन है। हम जितना पीछे देख सकते हैं उतना ही आगे देख सकते हैं। संझा को दोहराएं, विजय किसी भी कीमत पर विजय। विजय तमाम आतंक के बावजूद होती है, विजय चाहे कितनी भी लंबी और कठिन हो, क्योंकि विजय के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। चर्चिल ने भी 1941 में अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र से पहले प्रतिध्वनि प्रभाव के लिए एक दोहरावदार पूर्वसर्ग का उपयोग किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी, हमने महासागरों के पार, मैदानों के पार, पहाड़ों के पार यात्रा नहीं की है, क्योंकि हम चीनी की कैंडी से बने हैं। वाक्यांश उलटा व प्रतिध्वनि पंक्ति जो स्मृति में सबसे गहराई से अंकित होती है, उसे गढ़ना भी सबसे कठिन होता है। वह वाक्यांश उलटा है। अपने पंचांग में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहावत घड़ी, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट कैनेडी अपने कर्मचारियों को यह सलाह दोहराते थे जो उनके पिता, जो कैनेडी, अपने बेटों को दिया करते थे। क्या आपको नर्सरी कविता पीटर पाइपर ने पिक्ड ए पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स याद है? चर्चिल ने एक बार पीस की श्रृंखला में बोलने के अपने रहस्य को बताया था। मुद्रा और पिच में बदलाव करें और विराम को न भूलें। मार्क हैटफील्ड ने 1960 में रिचर्ड निक्सन के नामांकन भाषण में घोषणा की, काराकास से क्रेमलिन तक वह शांति के लिए एक तीर्थयात्री और प्रगति के लिए एक अग्रदूत रहे हैं। जॉन कैनेडी के उद्घाटन भाषण के इन शब्दों को सुने, जिसमें बी के साथ साथ पी के भी शामिल हैं, कि हम कोई भी कीमत चुकाएंगे, कोई भी बोझ उठाएंगे, अनुप्रास कठिन नहीं है।
आपको बस $5.95 का ऑक्सफोर्ड एसेंशियल थिसॉरस चाहिए। मान लीजिए आप इस विचार पर जोर देना चाहते हैं कि यदि आप ग्राहक की जरूरतों का अनुमान नहीं लगाते हैं तो आप अपना उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। तो आप पूर्वानुमान शब्द को देखते हैं और पाते हैं कि अनुमान शब्द एक समानार्थी के रूप में सूचीबद्ध है। तो आप अपनी पंक्ति को इस तरह से फिर से लिख सकते हैं। यदि आप ग्राहक की जरूरतों का अनुमान नहीं लगाते हैं तो आप अपना उत्पाद नहीं बेच पाएंगे। रूपक विधि चर्चिल के पास सही रूपक की खोज को शुरू करने के लिए एक विधि थी। वह खुद से कहता, चलो सैर पर चलते हैं। और भजनहार चरवाहे डेविड की तरह वह अपने मन में प्रकृति की सभी छवियों को उभारता था। चट्टान, पेड़, धारा, घास, चारागाह, रास्ता, पहाड़ी, झाड़ी, पर्वत, फूल। या चर्चिल चिड़ियाघर में जाकर अपनी कल्पना को शुरू कर देता था, जहां वह विभिन्न जानवरों और पक्षियों की तस्वीर बनाता था। चर्चिल के लिए सरीसृप नाजी थे। इस तकनीक के परिणाम स्वरूप कुछ इस तरह के परिणाम सामने आए। एक तुष्टीकरण करने वाला वह व्यक्ति होता है जो मगरमच्छ को खिलाता है, उम्मीद करता है कि वह उसे सबसे आखिर में खाएगा। और नाजी प्रचार के बारे में यह, बोआ कंस्ट्रिक्टर की तरह वे अपने शिकार को निगलने से पहले अपने जहर से उसे दूषित करते हैं। अन्य रूपक शरीर के तरल पदार्थों से लिए गए हैं। चर्चिल के रक्त, परिश्रम, आंसू और पसीने को देखें। जनरल जॉर्ज पैटन ने एक बार इस पंक्ति का इस्तेमाल किया था जो चर्चिल की कल्पना को उधार लेती प्रतीत होती थी। एक पिंड पसीना 1 गैलन रक्त बचाएगा। घर और गृह कभी कभी परिचित, रोजमर्रा की दिनचर्या, घरेलू काम, खरीदारी की यात्राएं या बागवानी के कार्य उपयुक्त उपमाएं सुझाते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1940 में लैंड लीज एक्ट का समर्थन करते हुए यह बयान दिया था, चर्चिल की तरह चिड़ियाघर जाओ या लंबी पैदल यात्रा करो। या रूजवेल्ट की तरह घर के आसपास की रोजमर्रा की चीजों और कार्यों के बारे में सोचो। या JFK की तरह राइमिंग 9 को देखो। अनुप्रास के लिए समानार्थी शब्द ढूंढो, जैसा टेड सोरेंसन ने कैनेडी के लिए किया था। हालांकि याद रखें कि आपको अपने भाषण या प्रस्तुति के लिए केवल एक पावर लाइन की आवश्यकता है। आपके श्रोताओं को आपके भाषण की 1 से अधिक पंक्तियां याद रखने की संभावना नहीं है। इन तकनीकों का अधिक उपयोग न करें, अन्यथा वे अपनी प्रभावशीलता खो देंगे। 15 पावर प्रश्न। कभी कभी सही ढंग से तैयार किया गया प्रश्न बिजली की चमक और शक्ति को पैक करता है। अपने तर्क के जोर को एक पावर प्रश्न में ढालें। ईसा मसीह की कुछ सबसे तीक्ष्ण शिक्षाओं को एक प्रश्न के रूप में कहा गया है। फिर अपने एक अन्य दृष्टांत में वह यह प्रश्न करता है, तुम में से ऐसा कौन है जो एक मीनार बनाने की सोच रहा है और पहले लागत गिनने के लिए नहीं बैठता? एक प्रश्न श्रोता को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करता है, जबकि एक घोषणात्मक वाक्य ऐसा नहीं करता है। एक प्रश्न श्रोता को उत्तर देने के लिए मजबूर कर सकता है, भले ही वह अपने मन में हो। एक चुटकुले के रूप में प्रश्न स्टीफन डगलस के खिलाफ अपने एक वाद विवाद में लिंकन ने एक शक्ति प्रश्न के साथ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब डेमोक्रेटिक सीनेटर ने उन्हें 2 मुंहा करार दिया तो लिंकन ने जवाब दिया, अगर भगवान ने मुझे 2 चेहरे दिए तो क्या मैं यह चेहरा पहनूंगा? प्रश्नों की एक श्रृंखला का उपयोग करना 1960 के रिपब्लिकन कन्वेंशन में मैंने GOP के मुख्य वक्ता मिनेसोटा के कांग्रेसी डॉ वॉल्टर जुड, जो एक पूर्व उपदेशक और मिशनरी थे, को कई प्रश्न करते हुए सुना। क्या यह रिपब्लिकन प्रशासन के तहत था? दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर के ठीक बाद चर्चिल को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपमानजनक कार्यों की एक सूची सुनाने के बाद उन्होंने कहा, जापानियों ने पर्ल हार्बर में, प्रशांत द्वीप समूह में, फिलीपींस में, मलय में हमारे खिलाफ जो कुछ किया है, जापानी कार्रवाई को विवेक के साथ सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने रुककर यह आलंकारिक प्रश्न किया, वे हमें किस तरह के लोग समझते हैं? इसलिए यदि आप दर्शकों को जगाना चाहते हैं तो चर्चिल की तरह एक शक्तिशाली प्रश्न का उपयोग करें। इसे एक पंक्ति तक सीमित रखें और इसे सरल रखें। 16 शक्तिशाली शब्द। शक्तिशाली शब्दों का परिचय चर्चिल जानबूझकर हकलाते हुए विराम के साथ सम्मोहक या असामान्य शब्दों का परिचय देते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में अपने शुरुआती वर्षों में चर्चिल ने झूठ के लिए यह हास्यपूर्ण व्यंजना गढ़ी, शायद मैं हकलाते हुए विराम शब्दावली की अशुद्धि का दोषी रहा हूं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी एक असामान्य शब्द को पेश करने के लिए
रणनीतिक विराम की शक्ति को जानते थे। पर्ल हार्बर के बाद अपने रेडियो संबोधन में उन्होंने बिना उकसावे के हमले का वर्णन करने के लिए एक आकर्षक शब्द चुना। कल 7 दिसंबर, एक ऐसी तारीख जो विराम बदनामी के रूप में याद की जाएगी। पर्ल हार्बर पर अचानक और जानबूझकर हमला किया गया। रूजवेल्ट ने शायद अपमान जैसा कोई अनुप्रास शब्द चुना हो, लेकिन उन्होंने बदनाम शब्द का इस्तेमाल किया, जो बार्टलेट के परिचित उद्धरणों में नहीं पाया जाता। रूजवेल्ट ने सोचा, बदनाम एक ऐसा शब्द होगा जो अगली सुबह की सुर्खियों में छा जाएगा, और ऐसा हुआ भी। युद्ध में उतरने से पहले 1941 में रूजवेल्ट ने अपने शानदार वाक्यांशों में से एक और वाक्यांश गढ़ा, हमें लोकतंत्र का शस्त्रागार बनना चाहिए। अभिनेता हर पंक्ति में एक शब्द को प्रमुखता से रखने के लिए विराम के प्रभाव को जानते हैं। चर्चिल, रूजवेल्ट और रीगन जैसे अभिनय कौशल वाले राजनीतिक नेता एक भाषण में 2 या 3 शब्दों पर जोर देना चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप एक कार्यकारी हैं तो अपने आप को प्रतिभाषण या बयान में एक प्रभाव शब्द तक सीमित रखें। आपके द्वारा दिए गए प्रत्येक कथन में, चाहे वह घोषणा हो या किसी नए उत्पाद के परिचय पर संक्षिप्त टिप्पणी हो, एक मुख्य शब्द की पहचान करें। उदाहरण के लिए, आप बातचीत को समझाने के लिए रचनात्मक शब्द का या किसी सॉफ्टवेयर के नवाचार का वर्णन करने के लिए क्रांतिकारी शब्द का उपयोग कर सकते हैं। किसी मुख्य शब्द को एक शक्तिशाली शब्द में बदलें। इसे उसी तरह सुदृढ़ करें जैसे रूजवेल्ट ने किया था, एक रणनीतिक विराम के साथ। विशेषण हत्या नामक एक राजनीतिक चाल में ह्यूम्स ने गवर्नर कार्टर के कार्यों या बयानों के बारे में टिप्पणियां तैयार करते समय विशेषण, विषम और इसके समानार्थक शब्दों विचित्र, अजीब, विचित्र का उपयोग किया। इन्हें रोज गार्डन से फोर्ड के संदेशों में शामिल किया जाएगा, जिन्हें शाम के टीवी समाचारों की सुर्खियों में लाने के लिए डिजाइन किया गया था। इन शब्दों को याद रखने से पहले एक शक्तिशाली विराम ने उन्हें अतिरिक्त वजन दिया। नौकरशाह ने राष्ट्रपति के सामने यह पढ़ा, यह अनिवार्य है कि परिसर खाली होने से पहले सभी रोशनी बुझा दी जाए। रूजवेल्ट, जो अपने स्पष्ट संचार के लिए जाने जाते हैं, ने व्यंग्यात्मक ढंग से उत्तर दिया, आप यह क्यों नहीं कह सकते कि जब आप निकलें तो रोशनी बंद कर दें। वेबस्टर डिक्शनरी ने निष्क्रिय आवाज को इस प्रकार परिभाषित किया है, व्याकरण में यह इंगित करते हुए कि विषय क्रिया का प्राप्तकर्ता ऑब्जेक्ट है जिसे क्रिया दर्शाती है। उदाहरण के लिए, पेड़ पर बिजली गिर गई। लेकिन निष्क्रिय को मानसिक या शारीरिक रूप से अप्रतिरोधक, निष्क्रिय, बेजान, उत्साहहीन के रूप में भी परिभाषित किया गया है। निष्क्रिय आवाज का उपयोग करने वाले मौखिक निर्माण अक्सर मन की निष्क्रिय स्थिति का सुझाव देते हैं। चर्चिल ने लिखा, व्याप का मतलब है फ्लैबी और ब्लैबी। जब आप किसी बयान या बातचीत का पहला मसौदा लिखना समाप्त करते हैं तो इसे भाभी शब्दों के लिए जांचें, जैसे कि ये वेयर, हैव, हैड आर, इज बी, बीन एक्सकुल्पेटरी वॉयस या कवर योर एज पैसिव। चर्चिल ने निष्क्रिय आवाज को मुक्तिदायक आवाज कहा। निष्क्रिय आवाज उन लोगों का मौखिक उपकरण है जो खुद को दोष मुक्त करना चाहते हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ गलत बयान दिए गए थे। नहीं, हमने झूठ बोला। कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा सकती है। नहीं, हम बहुत से कर्मचारियों को निकालने जा रहे हैं। निर्णय में कुछ गलतियां की गईं। नहीं, हमने गलती की। निष्क्रिय आवाज अपना बचाव करने वाले लोगों के लिए है, लेकिन सक्रिय आवाज जिम्मेदारी लेने वाले नेताओं के लिए है। निष्क्रिय आवाज किसी नेता की आवाज नहीं है। निष्क्रिय आवाज उस नौकरशाह की आवाज है जो जिम्मेदारी से बचना चाहता है। वह यह कह सकता है, नीति लागू की जाएगी। दूसरी ओर नेता यह कहेगा, चलो इसे करते हैं। कुछ कॉरपोरेट अधिकारियों को निष्क्रिय आवाज पसंद है क्योंकि इसमें जटिल वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है जो उन्हें लगता है कि अधिक आधिकारिक लगता है क्योंकि यह जटिल लगता है। वे गलत हैं। सक्रिय आवाज आपके भाषण को बल प्रदान करती है, जबकि निष्क्रिय आवाज रीढ़ विहीन लगती है और आपकी डिलीवरी को धीमा कर देती है। इसलिए एक पावर एक्टिव का उपयोग करें और अपनी डिलीवरी को सशक्त बनाएं। डरपोक मत बनो, चर्चिल की तरह बनो और अपनी प्रस्तुति को ऊर्जा से भर दो। 18 पावर डॉलर। हम फंड जुटाने के लिए फ्रैंकलिन के फॉर्मूले को इन 4 शब्दों से बता सकते हैं जो डी से शुरू होते हैं। अवज्ञा, डिजाइन, दान, द्वंद्व। अवज्ञा एक मजबूत शब्द है। यह अभिमानी, दुस्साहसी
या यहां तक कि अहंकारी रवैये का सुझाव देता है। यह सही है। अहंकारी फंड जुटाने का पहला कदम मनोवैज्ञानिक है। फ्रैंकलिन ने कहा कि आपको खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि आप इस निवेशक पर एहसान कर रहे हैं। आप उसे एक विजयी उद्यमी बनने का मौका दे रहे हैं। आप उसे ढेर सारा पैसा कमाने जा रहे हैं। आप उसे इंद्रधनुष के अंत में बर्तन का नक्शा दे रहे हैं। एक तरह से आप संभावित निवेशक को खजाने का टिकट बेच रहे हैं। डिजाइन एक चित्र पेंट करें। अगला, फ्रैंकलिन को पता था कि निवेशक अपने डॉलर को किसी अमूर्त चीज में निवेश नहीं करेंगे। वे सिर्फ इसलिए उनका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें एक चतुर व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्हें यह कल्पना करनी थी कि नया उत्पाद कैसे काम करेगा। दानकर्ता यह कल्पना करना पसंद करते हैं कि वे किस चीज में निवेश कर रहे हैं। अपनी प्रस्तुति में जोश भरिए, अपने भाषण में कुछ रोमांस भरिए। निवेशक को बताइए कि वह किस तरह से नौकरियां पैदा करेगा, इतिहास को आकार देगा और कल का निर्माण करेगा, और साथ ही बड़े लाभांश और बड़े मुनाफे भी कमाएगा। दान कमजोर दिल जीतता नहीं है। फंड जुटाने का तीसरा डी दान के लिए है। आपको कितना मांगना चाहिए? वह राशि क्या है जिसे आप मांगने जा रहे हैं? फ्रैंकलिन ने दान का अनुरोध करने के बारे में यह कहा, आपको लगता है कि आप अधिकतम क्या मांग सकते हैं, फिर इसे दोगुना करें। अपने अनुरोध को इस आधार पर न रखें कि वह आपको कितना देगा, बल्कि इस बात पर कि आपको कितने की आवश्यकता होगी। अपना नंबर जाने। फ्रैंकलिन ने यह भी सलाह दी कि आपके मन में एक विशिष्ट आंकड़ा हो। यह मत कहो, आपको लगता है कि आप कितना निवेश कर सकते हैं। यह पूछने का एक तरीका है जो लगभग अस्वीकृति को आमंत्रित करता है। चौथा डी द्वंद्व के लिए है। फ्रैंकलिन के दिनों में द्वंद्व अभी भी सम्मान के विवादों को निपटाने का एक तरीका था। हालांकि इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अधिकारी केवल उल्लंघनकर्ताओं को आंख मारते थे। फ्रैंकलिन का मानना था कि इनकार इसलिए होता है क्योंकि इंतजार करना मांगना नहीं सबसे कठिन हिस्सा है, लेकिन यह धन उगाहने का अचूक फार्मूला है। सलाह के लिए अपने संभावित निवेशक से पूछें। लोग सलाह के लिए आग्रह किए जाने पर कभी भी बुरा नहीं मानते। वास्तव में वे आमतौर पर प्रसन्न होते हैं। जब आप अपने संभावित निवेशक से दोबारा बात करते हैं तो पहले पैसे के बारे में बात न करें। पूछें कि वह विचार को कैसे देखती है, वह इस तरह की परियोजना की कल्पना कैसे करती है। याद रखें, जैसा कि फ्रैंकलिन ने किया था, कि आप अपने संभावित निवेशकों को उनके जीवन भर का अवसर दे रहे हैं। उन्हें भविष्य के लिए अपना डिजाइन दिखाएं और साहसपूर्वक दान के लिए कहें। और फ्रैंकलिन की सबसे महत्वपूर्ण सलाह को न भूलें, द्वंद्व के मनोवैज्ञानिक हथियार को खेल में लाएं। पूछने के बाद अपना मुंह बंद रखें, फ्रैंकलिन फार्मूला का उपयोग करें और एक विजयी धन उगाहने वाले भी बने। 19 पावर बटन तैयार, सेट। सुनो श्रोता, वाक्य की रेखांकन को नहीं सुन सकते। आप में से बहुत से लोग रिपोर्ट या सर्वेक्षण पढ़ते समय किसी महत्वपूर्ण पंक्ति पर जोर देने के लिए हाइलाइटर पेन का उपयोग कर सकते हैं। खैर, पावर बटन वाक्यांश आपका हाइलाइटर पेन है, जो उसके बाद आने वाली पावर लाइन को रोशन करता है। पावर बटन रहस्य ऐसे वाक्य गढ़ना जो सुनने वाले पत्रकारों को संकेत दें कि वे जिंगर के लिए तैयार रहें। होटल व्यवसाय में एक शीर्ष कार्यकारी के पास एक पंक्ति थी जिसका वह उपयोग करने का शौकीन था। व्यवसाय का विज्ञान सेवा का विज्ञान है। इसलिए अपने पावर बटन के लिए उन्होंने यह प्रस्तावना तैयार की। होटल प्रबंधन में रहस्य सरल है। इसे इस तरह से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विराम व्यवसाय का विज्ञान एक नियॉन साइन की तरह एक लाइन को रोशन करता है। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने उद्घाटन भाषण में वाक्यांशों को नाटकीय रूप देने के लिए एक पावर बटन का इस्तेमाल किया। मार्च 1933 में बोले गए एफडीआर के ये शब्द हैं, मुझे एक बार फिर से अपने दृढ़ विश्वास पर जोर देने दें, विराम, कि एकमात्र चीज जिससे हमें डरना है वह है डर स्वयं। पावर लाइन स्थापित करने की इस युक्ति का उपयोग सफल वक्ताओं द्वारा युगों युगों से किया जाता रहा है। यूनानियों के पास इस सेटअप लाइन के लिए एक शब्द था, प्रोनिचे। महानतम एथेनियन वक्ता डेमोस्थनीज ने ईसा पूर्व में अपने श्रोताओं को मैसेडोनिया के फिलिप के बारे में चेतावनी देने में इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह एक विरोधाभास और सत्य है जिसे मैं बताऊंगा। विराम अतीत की सबसे खराब बात क्या है जो भविष्य के लिए सबसे अच्छी हो सकती है? प्रतिभाषण एक पावर बटन। प्रत्येक भाषण में अपने आप को एक पावर बटन तक सीमित रखें। 20 पावर क्लोजर
एक मजबूत अंतिम प्रभाव कैनेडी की तरह चर्चिल भी एक मजबूत समापन में विश्वास करते थे। द स्काफोल्डिंग ऑफ रेस्टोरिक में चर्चिल ने एक नाटकीय समापन का आग्रह किया। उनका तर्क था कि अंत में वक्ता दर्शकों द्वारा समाप्त कर दिया गया अंतिम प्रभाव होता है। वैसे ही आपका भाषण नीरस चल रहा है, फिर भी आप एक महान समापन समारोह के दर्शकों से उत्साहवर्धन कर सकते हैं। चर्चिल ने कहा था कि ऐसे मजबूत समापन के लिए आपको भावनाओं को अपील करनी होगी। गर्व, आशा, प्रेम और कभी-कभी भय, अभिमान, कंपनी पर अभिमान, समुदाय पर अभिमान, अपनी लागत या व्यवसाय पर अभिमान, आशा, भविष्य के लिए एक दृष्टि, कल के लिए आशा, नए अवसर, विस्तृत क्षितिज प्रेम, परिवार से प्रेम, देश से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, भय। यदि स्थिर कदम नहीं तो विनाश संभव है। साध्य प्रभाव को और गहरा करने के लिए कभी कभी धर्म ग्रंथों या शेक्सपियर की कोई कविता उद्धृत करते थे। जब चर्चिल ने कविता समाप्त की तो उन्होंने ऊपर देखा और कहा, मैं अमेरिका और राष्ट्रपति रूजवेल्ट को क्या उत्तर दूं? यह है, हमें उपकरण दो और हम काम पूरा कर देंगे। इतिहास से प्रेरणा लें, ऐतिहासिक किस्से भी अच्छे अंत देते हैं। आपके समापन को सूचित कर दिया जाना नहीं है। कोई भी शक्तिशाली अंत किसी परिचय, पुरस्कार समारोह या बोर्ड मीटिंग में किसी प्रस्ताव को समाप्त करने के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। आप एक तीक्ष्ण बिंदु के साथ साथ एक प्रेरक विचार विमर्श के लिए किस्से के समापन का सहारा ले सकते हैं। अपने स्वयं के अंत की सूची में कुछ बेहतरीन अंत आपके अपने अनुभव से आ सकते हैं। इसलिए अपनी यादों के लिए, उस जादुई अनुभव के लिए सबसे ज्यादा इस बात पर प्रतिबंध है कि आप अपनी बात कैसे खत्म करें। इसलिए ध्यान दें कि अगर आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जो थोड़ा सा सामान्य लगता है, तो आप भी एक आर्किटेक्चर समापन व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं। कैनेडी और किंग और इतिहास के अन्य महान लोगों की नकल करें या अपने किसी किस्से को अपनाकर अपने भाषण को ऐसी शक्ति के साथ समाप्त करें कि बाकी तालियां वादकों की आवाज उठाएं। 22. पावर ऑन द सिटी अलग होने का साहस करें। यही वह बात है जिसने चर्चिल, रीगन और लिंकन को भीड़ से ऊपर खड़ा कर दिया था। नेता सुरक्षित नहीं, नेता हमेशा स्क्रिप्ट का पालन नहीं करते। वक्ता सलाहदित और नीरस बातें करके मंच पर अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते। हमने सुना है कि नोबेल वक्ता परिचय के बाद तुरंत अपनी बात शुरू कर देते हैं, लेकिन नेता इंतजार कर रहे हैं और अपने प्रभावशाली दिग्गजों को ड्रामा बनाने के लिए शैली साध लेते हैं। मार्क्स ने गुरुओं से कहा कि शांति कार्य करने का जोखिम बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। डेयरडेलियल बिल्डर्स के रूप में अलग अलग रूप, मिसाल के तौर पर काम करना, स्क्रिप्ट से अलग हटकर काम करना और स्पिरिचुअल काम करना के लिए अक्सर एक खास तरह की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ताजा कार्य करके आप स्वयं को किसी भी वनस्पति स्थिति से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, चर्चिल की तरह बोलो, लिंकन की तरह खड़े रहो से हमने जाना कि आत्मविश्वास, प्रभावी संवाद और सटीक नेतृत्व कैसे हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी किताब का सारांश देखना चाहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।